अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त पहुंचते हुए अशोका होटल के अंदर, जहां पर उन्हें 38 पार्टियों को संबोधित करना है। ये सिल्वर जुबली वर्ष है एनडीए का। 1998 में एनडीए बना था, अटल बिहारी वाजपेयी उसके चेयरपर्सन थे और संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो लंबे समय तक, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली तब तक एनडीए के संयोजक वो बने रहे। उसके बाद शरद यादव भी संयोजक बनाए गए, बाद में पॉलिटिकल सिचुएशन बदली। अब देखिए, आपकी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी इसके चेयरपर्सन हैं, संयोजक इसका कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब उतरते हुए अब इस एनडीए की बैठक में जाने से पहले, लेकिन वो नैरेटिव पहले ही सेट कर चुके हैं। पहले ही सुबह वो कह चुके हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का महागठबंधन है, जितनी पार्टियां हैं सभी भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन के खिलाफ, सबके खिलाफ केसेस हैं, इसीलिए एकजुट हुए। और देखिए नैरेटिव किस तरह से बिल्ड किया जाता है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, जीतन राम मांझी दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र से आते हैं वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब साउथ के एक नेता भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको चेहरे से नहीं पहचानता, तो साउथ के ये नेता भी स्वागत कर रहे हैं। तो आपका ईस्ट भी हो गया, पूरा देश भी हो गया। ई पलनीस्वामी, माफ कीजिएगा, एआईएडीएम के नेता हैं ई पलनीस्वामी, और आखिरी नेता नॉर्थ ईस्ट से, तो पूरा मंच सजा लिया पूरा देश। मैथ्यू रियो, सॉरी, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और नेफ्यू रियो ने स्वागत किया यहां पर। और इसके बाद सभी लोग अंदर जाते हुए, तो विशाल इंडिया उन्होंने दिखाया कि हमारा नाम इंडिया है। एनडीए ने भी अपना इंडिया दिखा दिया, जब नॉर्थ ईस्ट को, महाराष्ट्र को, हिमाचल को और वहां के तमाम नेताओं को, बिहार के नेताओं को एक साथ कर दिया और एक जातीय समीकरण भी दिखा दिया। तो कैसा होगा एनडीए वर्सेस इंडिया, और इंडिया के काउंटर में क्या नैरेटिव देगी एनडीए? खुशपुसाहट तो शुरू हो गई होगी। देखिए दीपक जी, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु में जो बैठक हुई, विपक्ष ने उसमें अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। लेकिन जो विपक्ष का नया ये गठबंधन बना है 26 दलों का, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा होगा, और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चेहरा कौन होगा। अगर हम सीटों के बंटवारे की बात करें, जिसमें बीजेपी का जो एनडीए है वो बहुत आगे है। अगर हम विपक्ष की बात करें, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 5 राज्यों में है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, और इसके साथ ही आप महाराष्ट्र भी इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में क्षेत्रीय दल इतने ज्यादा मजबूत हैं और उस वजह से कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है। तो किस आधार पर विपक्षी दल का जो ये नया गठबंधन इंडिया बना है वो कैसे सीटों का बंटवारा करेगा, सबसे बड़ी चुनौती ये होगी। दूसरी बड़ी चीज, चेहरा कौन होगा, क्योंकि अगर एनडीए की बात करिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ पर एनडीए के तमाम जो घटक दल है 38, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर चेहरा साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चुनावी मैदान में जाएगा। लेकिन जो विपक्ष का इंडिया बना है उसका चेहरा अभी तक साफ नहीं, और ना ही साफ होने की कोई संभावना है। उन्होंने कह दिया कि हमारा चेहरा नहीं होगा, विशाल, उन्होंने कह दिया हमारा चेहरा नहीं होगा, हम चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे। अंजलि, मैं गलत तो नहीं हूं ना इस बात पे? चुनाव के बाद चेहरा तय होगा, इंडिया अभी कोई चेहरा नहीं देने जा रहा है। एक बार अंजलि से पूछ लेता हूं, मैं कंफर्म हो जाऊं। तो अभी नेता नहीं, अभी कोई नेता सामने नहीं है? जी, अभी बिल्कुल अभी किसी नेता का नाम सामने नहीं आएगा दीपक जी। इसको आप राजनीतिक आप ज्यादा समझ रखते हैं, तो अगर अभी ही नाम पे डिस्कशन होने लगा तो ये जो कुनबा जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसको बिखरते देर नहीं लगेगी। तो ये इसलिए फिलहाल नाम पर अभी फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में मजबूती से एक साथ संदेश दिया जाए कि ये तमाम पार्टियां एकजुट है और एक साथ एक ही बैनर के तले ये चुनाव लड़ेंगी। तो वो जो बड़े बड़े चेहरे आपने मंच पर देखे, उनको एक साथ लाना भले ही अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके आगे चुनौतियां यही रहेंगी कि जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आप कहां से किस कैंडिडेट को उतारेंगे, किस पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे। जैसा अभी विशाल कुछ प्रमुख राज्यों की बात कर रहे थे जहां पे बहुत स्ट्रांग क्षेत्रीय पार्टी है, तो फिलहाल चेहरे के नाम पे तो डिस्कशन नहीं होगा। यही जवाब मिलेगा कि हम किसी लीडर का नाम आगे नहीं रख रहे हैं। किसी लीडर का नाम आगे नहीं होगा विशाल, ये बिल्कुल साफ है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी जानकारी है ना आज की जो 2 दिन तक बैठक हुई इसमें किसी नाम पर चर्चा हुई और ना ही आगे कोई चर्चा होगी। ये एक कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा चेहरा है और विपक्ष किसी एक चेहरे पर सहमति बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आप एनडीए
और विपक्ष के इंडिया में ये अंतर समझ सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर एनडीए की बैठक चल रही है, जैसा जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी कर रहे थे, अमित शाह ने उन छोटे छोटे दलों को साथ मिलाया है जिससे जातिगत समीकरण मजबूत होते हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर नजर रखता हूं दीपक जी, तो यूपी के जिन 3 क्षेत्रीय दलों को बीजेपी अपने साथ लेकर आई है, जिसमें से राजभर 2022 के चुनाव से पहले भाजपा से छिटक गए थे, उन सबको साथ लेकर इसलिए आई है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पॉकेट में इन क्षेत्रीय दलों का अपना अपना वोट बैंक है, खासतौर पर पिछड़ी जातियों में। अगर आप अपना दल सोनेलाल की बात करेंगे तो वो कुर्मी वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप ओम प्रकाश राजभर की बात करेंगे तो वो राजभर वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। संजय निषाद की बात करेंगे तो निषाद वोट बैंक, जो कि गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा है जहां उनका प्रभाव है। तो इसके अलावा अगर आप बिहार की तरफ जाएंगे तो जो सहयोगी भाजपा से छिटक गए थे उन्हें दोबारा भाजपा साथ लेकर आई ताकि यूपी प्लस बिहार का जो जातिगत समीकरण है उसको साथ सके। इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे दल इस वक्त साथ दिखाई दे रहे हैं, उससे बीजेपी कुछ जो छोटे पॉकेट होते हैं 3-4 लोकसभा सीटों के, उनको मजबूत कर रही है। और मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी दीपक जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 16 सीटें बीजेपी ने रेड जोन में रखी थी। उन 15 से 16 सीटों में से अधिकतर रेड जोन की सीटें पूर्वी यूपी में थी, जो कि इस जो क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के साथ आए उनके प्रभाव वाले क्षेत्र की मानी जाती थी। तो इसलिए बीजेपी उनको भी अपने साथ लेकर आ रही है ताकि एक एक सीट का सियासी समीकरण यहां पर फिट हो सके। तो 38 की बैठक यहां चल रही है, 26 की बैठक खत्म हो गई है। एनडीए वर्सेस विपक्ष के इंडिया के बीच अब आगे चलकर और मुद्दों पर लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और एनडीए की ताकत, रविंद्र मैं यह समझना चाहूंगा, एनडीए की ताकत 2004 हो जाएगा, सब लोग कहते हैं 2004 हो जाएगा, लेकिन 2004 में एनडीए हारी सिर्फ एक राज्य के चलते, वो उत्तर प्रदेश था। वो इतनी सिमट जी आएगी, शायद रविंद्र 2004 में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बीएसपी से उनका अलायंस खत्म हो चुका था, जो उन्होंने किया था, जिसमें लोकसभा विधानसभा का साथ साथ तालमेल की बात कही थी, वो बीच में टूट गया था। अब मुझे बताओ, जितनी कमजोर इंडिया उत्तर प्रदेश में है, बिहार में उसकी कुछ ताकत है, लेकिन बीजेपी एक बड़ा कास्ट अलायंस बना रही है, तो क्या इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी उत्तर प्रदेश में उसके पास कम जनाधार होना होगा? क्योंकि मायावती भी उनके साथ नहीं है, छोटे छोटे दल जो है वो उनके साथ हैं, कांग्रेस का कोई अस्तित्व फिलहाल दिखाई नहीं देता, एक सीट से बाहर 79 सीट्स के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मायावती भी इस बार पिछली बार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। देखिए दीपक जी, 2-3 बातें हैं। एनडीए यहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है, 25 साल एक साथ, इसमें दले आए दले चले गए, दल चले गए, लेकिन 25 साल। इसमें 2 खंड है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल और अब 9 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। आज जो रिजोल्यूशन पास होगा इसमें आपको एनडीए और इंडिया का फर्क आपको नजर आ जाएगा। साफ तौर पर कहा जाएगा कि एनडीए ने देश का विकास किया, उसका पूरा डिटेल रहेगा, और इंडिया ने देश को लूटा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा और आपने दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं एक फर्क होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, एक भी बात है, एनडीए में जो भी दल है उनका बीजेपी के साथ कहीं टकराव उस तरह का नहीं है जैसा कि आपको इंडिया के जो गठबंधन के दल हैं, आप चाहे आम आदमी पार्टी, आपने जिस तरह से बताया गया कि चाहे आम आदमी पार्टी आप देखिए कि जो भी अभी तक उसका विकास हुआ कांग्रेस के वोट बैंक पर हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, हिमाचल में सेंध लगाने की कोशिश किया, गुजरात में लगाने, जहां भी लगाने छोटे राज्यों में, वो कांग्रेस का वोट बैंक खाया। अब वो एक साथ आएंगे तो टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। समाजवादी पार्टी कितना तरजीह देगी उत्तर प्रदेश में, आप पिछले चुनावों में भी देख चुके हैं। पिछले चुनाव में एक बार आपने देखा कि मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी सब मिलकर भी चुनाव लड़े थे, फिर भी वहां नतीजा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं एनडीए इस तरह से मजबूत है कि उनके पास विकास है, एजेंडा है, नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा एक चेहरा देश का। और इंडिया के पास जिस तरह के आरोप जब लगेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शुरुआत आज कर दिए हैं कि भ्रष्टाचार यानी इंडिया के जो गठबंधन के दल है वो विकास नहीं कर सकते हैं, घोटालेबाज हैं, इस तरह के जब आरोप लगेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया एक कैची वर्ड है, 25 साल में लोगों के जहन में है। ये जरूर बताने की कोशिश की जाएगी विरोधी दलों द्वारा कि ये इंडिया है और इंडिया को बचाना है तो एनडीए को हटाना है, इस तरह के आप आर पार चलेंगे। लेकिन जिस तरह से पहले बात हुई कि किन राज्यों में होगा, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में 25 राज्य, वहां पर कांग्रेस की गढ़ था, वहां से सफाया कर दिया गया। महाराष्ट्र में इन लोगों ने बड़ा शिंदे और अजीत पवार को लाया तो 5-6% वोट लाया। और एक बात और समझने वाली बात होगी कि बीजेपी का अपनी जो सीटें थी 303 थी।
Zee News.